नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की सुर्खियों के साथ। आज महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 38 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। थोड़ी देर में शुरू होगी वोटिंग। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी होने हैं आज उपचुनाव। पीएम मोदी ब्राजील से गुयाना के लिए रवाना। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ करेंगे बायलैटरल डिस्कशन। संसद की विशेष बैठक को भी करेंगे संबोधित। रीवा के महादेवन मंदिर परिसर में अतिक्रमण को लेकर भारी तनाव। मंदिर परिसर में दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी। पुलिस ने प्रदीप पटेल विधायक को किया गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में 2 दिन में 3 कत्ल। आपसी विवाद में विनायक सिटी में युवक की हत्या। एक दिन पहले सड्डू इलाके में हुआ था डबल मर्डर। रायपुर के गुड़ियारी में महिला के साथ गैंगरेप। रिश्तेदार और दोस्त ने घटना को दिया अंजाम। ग्वालियर में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से गई 13 साल के बच्चे की जान। परिजनों ने गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। सड़क पर चक्का जाम कर कार्रवाई की मांग की गई। जबलपुर हाईकोर्ट में पुलिस थानों में मंदिर निर्माण पर हुई सुनवाई। राज्य सरकार के रवैये पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। जवाब नहीं देने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और सबसे पहले नजर डालते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो ब्राजील से पीएम नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर गुयाना पहुंच चुकेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा दें। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के महासचिव पर पैसे बांटने का आरोप लगा। इसका अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। मणिपुर हिंसा के बाद 3 जिलों में कर्फ्यू में ढील के बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। आंध्र प्रदेश में प्रिंसिपल ने 18 छात्राओं के बाल काट दिए हैं, सस्पेंड भी कर दिया है। यूक्रेन जंग के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहली बार भारत आएंगे। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस पर पहली बार अमेरिकी मिसाइल दागी है। इसका अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। और 29 साल बाद पत्नी सायरा से अलग हुए संगीतकार AR रहमान। लेकिन इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में महाभारत की। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर मतदान अब शुरू हो चुके हैं। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक आज वोट डाले जाएंगे। 6 बड़ी पार्टियों के स्टेक इस चुनाव में लगे हुए हैं। 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीधी टक्कर है। महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत गुट की NCP, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस पार्टी, उद्धव गुट की शिवसेना और शरद गुट की NCP चुनाव लड़ रही है। 288 सीटों पर सिंगल फेज में आज वोटिंग है और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इन 288 सीटों में 4140 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और करीब 9.70 करोड़ वोटर्स आज वोट डालने जा रहे हैं। तो लगातार इस महाराष्ट्र के आज के दंगल के लिए कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने भी तैयारी की है। और आज एक बड़ा जो चैलेंज है वो चुनाव आयोग के लिए भी रहेगा कि सिंगल फेज में महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग हो रही है और लगभग शुरू भी हो चुकी है। 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। 288 सीटों पर 4140 प्रत्याशी अपना दम दिखाएंगे और लगातार जो बड़े गठबंधन हैं महाविकास अघाड़ी और महायुति, जिसमें अलग अलग दल हैं, 6 बड़ी पार्टियां इसमें शामिल हैं चुनाव में और छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, उनका स्टेक भी रहेगा। और जिस तरह से चुनाव प्रचार गुजरा है, जिस इंटेंसिटी के साथ चुनाव प्रचार किया गया, वो बड़ा दिलचस्प होगा कि आज जनता किस मुद्दे पर वोट करती है। वोटिंग शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र में और कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं ये भी आपको बता दें।
कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है 101 सीटों पर, शिवसेना की उद्धव गुट जो चुनाव लड़ रही है 95 सीटों पर, और शरद पवार की एनसीपी चुनाव लड़ रही है 86 सीटों पर। जबकि इधर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 149 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, अजीत पवार की एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और शिंदे गुट वाली जो शिवसेना है ये 81 सीटों पर मैदान में उतरी है। तो कई मुद्दे हैं, चाहे वो मराठा आरक्षण हो, चाहे फिर वो सोयाबीन की कीमत हो, या फिर धारावी प्रोजेक्ट हो जिसको लेकर राहुल गांधी ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पानी का जिक्र हो विदर्भ के इलाके में, किसानों की समस्या हो विदर्भ के इलाके में, मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण, कोंकण में किस तरह से व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, ये भी मुद्दे हैं। तो इन तमाम मुद्दे हैं क्योंकि महाराष्ट्र भी अलग अलग क्षेत्रों में बटा है, चाहे वो मुंबई का इलाका हो जिसमें 36 सीटें हैं, कोंकण का इलाका हो जो समुद्र तट से लगा हुआ है, इसके अलावा पश्चिम जो महाराष्ट्र है वो जहां पर शरद पवार और एनसीपी का स्टेक माना जाता है। आप देखेंगे विदर्भ का इलाका जिसे जहां पर आरएसएस बहुत एक्टिव है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर कांग्रेस पार्टी ने इस इलाके में बीजेपी को दी थी। तो ये वो कई इलाके हैं जहां पर मुद्दों के आधार पर आज तय करेगी जनता कि आखिर वो किसके साथ खड़ी है। 288 सीटें, 4000 से भी ज्यादा उम्मीदवार और दर्जनों मुद्दे। इधर झारखंड में भी दूसरे चरण का विधानसभा चुनाव आज होगा। दूसरे चरण में 12 जिलों की 38 सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। 1.23 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 18 सीटें संथाल इलाके में और 18 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर इलाके से। रांची की 2 सीटों पर भी मतदान शुरू हो चुके हैं। 14,000 से भी ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि दूसरे चरण में 528 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 55 महिला उम्मीदवार हैं, 127 प्रत्याशी करोड़पति हैं और 148 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। तो झारखंड में भी दूसरे फेज में, क्योंकि पहले फेज का चुनाव 13 नवंबर को हो चुका है और दूसरे फेज में आज 38 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होनी है। यहां पर भी बड़ा स्टेक लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इस वक्त सरकार में है उसकी पूरी कोशिश है कि कैसे वो दोबारा सत्ता में लौटे, लेकिन ये काम आसान नहीं है क्योंकि सामने है भारतीय जनता पार्टी और पूरी जो मशीनरी है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की वो लगी हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने पूरा जोर वहां पर लगाया हुआ है। पीएम मोदी और अमित शाह लगातार वहां पर दौरा करते आए हैं, रैलियां करते आए हैं और वो दावा करते आए हैं कि कैसे झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने रखा, जबकि लगातार जेएमएम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसका दावा है कि केंद्र की तरफ से दबाव बनाया गया, उसके बड़े एक स्टेक हैं, अमाउंट है जिसे केंद्र ने रोक रखा है, जिससे झारखंड के लोगों का विकास प्रभावित हुआ है और इस बार जनता का जवाब देना, ये नैरेटिव जेएमएम ने बनाया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस मुद्दे पर वोट करती है। तो बड़ा दिलचस्प है झारखंड का चुनाव भी। दूसरे चरण में 38 सीटों पर चुनाव होने हैं और 257 निर्दलीय कैंडिडेट भी उतरे। ये बड़ा गेम चेंजर साबित होते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं ये बहुत कम जीत पाते हैं लेकिन बहुत सारे चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। तो न सिर्फ झारखंड बल्कि उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटें ऐसी है जहां पर उपचुनाव होने हैं और लगातार उसके लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वहां पर सीधी टक्कर, नेक टू नेक फाइट वहां पर भी है। लेकिन झारखंड में भी 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर सेकंड फेज में आज वोटिंग होनी है। तो प्रचार का दौर आपने देखा महाराष्ट्र और झारखंड में किस तरह से कई नारे दिए गए, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। फिर इसका काउंटर नैरेटिव आया, लगातार नारे, गो गो दीदी योजना, तो इधर मैया योजना,
इधर महाराष्ट्र में कई तरह के दावे किए गए कि कृषि लोन जो है वो माफ कर दिए जाएंगे, रोजगार दिए जाएंगे। धारावी प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा डिस्कशन हुआ, पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरा प्रोजेक्ट दे दिया जाता है सरकारों के आने से। लगातार जो विपक्ष था, महाविकास आघाड़ी था, ये इस बात को भी प्रचारित करता रहा इस चुनाव में कि कैसे महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट्स थे उन्हें दूसरे स्टेट्स मूव करा दिया गया। और कमोबेश यही मुद्दे झारखंड में भी रहे। आदिवासियों का मुद्दा हो, आदिवासियों के रोजगार का मुद्दा हो, आदिवासियों की जमीन का मुद्दा हो। मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, सुने आप। और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहाँ जब मेरा मतदान है, मैं वहाँ जाके पहले वो काम कर लेता हूँ दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूँ। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था। एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया हूँ और आज चला जाऊंगा। तो मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूँ तो मुझे करना है। पिछले कुछ सालों में राजनीति का जो स्तर है वो गिरा है, इस वजह से लोग मतदान कम कर रहे हैं। ये आज के दिन नहीं पूछना, बाद में। बिटकॉइन के रिलेटेड एक मतदान करणे हे मतदारांचं कर्तव्य आहे आणि म्हणून जेव्हा जिथे माझं मतदान असेल, म्हणजे एकाच ठिकाणी आहे इथेच। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत को। नागपुर विदर्भ का इलाका जिसे आरएसएस का गढ़ माना जाता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, और रैलियों में भी देखा कि नितिन गडकरी ने 72 रैलियां की हैं। क्योंकि विदर्भ में जो चुनाव नतीजे आए थे लोकसभा के, वो भारतीय जनता पार्टी के जो पारंपरिक नतीजे होते हैं उस तरह के नहीं थे। कांग्रेस पार्टी ने झटका दिया था, वहां पर कड़ी टक्कर दी थी। जबकि विदर्भ का जो इलाका है, नागपुर का जो इलाका है, इससे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, प्राइमरी स्कूल माना जाता है इसे। यहीं से माना जाता है कि आरएसएस यानी स्वयंसेवक संघ जो है, इसने अपने पांव पसारे पूरे देश में, तो यहां पर कैसे कमजोर हो सकती है। पूरा जोर इस बार विदर्भ के इलाके में, और मोर्चा संभाला था इस बार, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस इलाके से आते हैं, उप मुख्यमंत्री इस इलाके से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस यहां से आते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस इलाके से आते हैं। और देखिए तस्वीरें, मोहन भागवत वो नतीजों के बारे में बताने से कुछ भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप इंतजार करिए, देश के विकास के लिए वोट जनता करने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में ही चुनाव है तो आप गलत हैं। यहां पर प्रतिष्ठा का जो चुनाव है ये उत्तर प्रदेश में भी है। 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं और यहां पर सीधी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव है। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव है और यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग आज होनी है। बीजेपी ने 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। मीरपुर सीट पर सहयोगी पार्टी आरएलडी का प्रत्याशी मैदान में है और 9 सीटों में 4 सपा, 3 भाजपा और निषाद पार्टी और आरएलडी के पास एक-एक सीट पे ये लोग काबिज हैं। पंजाब की 4 सीटें, उत्तराखंड की और केरल की एक-एक सीट भी इसमें शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन की भी एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने चुनाव में बिटकॉइन के जरिए मोटी रकम के इस्तेमाल का आरोप कांग्रेस नेता नाना पटोले और एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले पर लगा दिया। बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया कर्मियों को ऑडियो क्लिप सुना दी, कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाए और आरोप लगाया कि इन क्लिप्स और चैट्स में एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो जेल में रह चुके हैं उनसे एक आरोपी डीलर संपर्क करता है। वो ये कहता है कि बिटकॉइन का कुछ पैसा कैश में ट्रांजैक्शन करना है। बीजेपी ने शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले का भी ऑडियो क्लिप जारी किया जिसमें वो
सरकार बनने पर सारे मामले देख लेने की बात करें। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, और बाकायदा जो प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकार बैठे थे उन्हें एक ऑडियो क्लिप सुनाया गया, कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए गए, और वो कह रहे हैं कि जेल में बंद एक जो अधिकारी थे पुलिस के, उनसे किसी ने संपर्क किया और कहा कि जब वो सरकार में लौट जाएंगे तो सारा मामला वो देख लेंगे। सुने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या है। इस वीडियो क्लिप में और ऑडियो क्लिप में दिखाई पड़ रहा है क्या कांग्रेस पार्टी अथवा उनके किसी भी नेता जो यहां पर नाना पटोले जी और सुप्रिया सुले जी के बारे में दावा किया गया है, क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं या नहीं, और यदि हैं तो वो लीगल ट्रांजैक्शन है या वो इलीगल ट्रांजैक्शन में भी इन्वॉल्व है। पॉइंट नंबर 1, पहले उनको आके साफ साफ जवाब देना चाहिए, क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन से उनका कोई लेना देना है, हां या ना। उन्हें सीधे आकर यह बात कहना चाहिए। रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की वारदात से आक्रोशित साहू समाज के लोगों ने अब चक्का जाम कर दिया है। लोगों ने शराब भट्टी बंद करने और टीआई को हटाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी ने मृतक के परिजनों से मारपीट की है और साहू समाज के लोगों को अपशब्द कहा है। हालांकि बाद में पुलिस ने समझाइश देकर जाम खुलवा दिया। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। गुड़ियारी इलाके में विवाहिता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस महिला के रिश्तेदार और दोस्त ने इस घटना को अंजाम दिया है और इसके बाद वो दोनों आरोपी फरार हैं। गुड़ियारी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। तो रायपुर के गुड़ियारी इलाके में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार हैं। रीवा से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। महादेवन मंदिर परिसर में भारी तनाव है। अतिक्रमण को लेकर बवाल की स्थिति बन गई है। मंदिर परिसर में दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। अतिक्रमण हटाने को लेकर 3 दिन से प्रदर्शन चल रहा था। पुलिस ने विधायक प्रदीप पटेल को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। मंदिर परिसर में करीब 500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। मऊगंज शाहपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो मंदिर परिसर में 500 से ज्यादा लोग मौजूद थे और विधायक प्रदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, बताएं अभी क्या स्थिति है। बिल्कुल, आपको बताऊं कि पूरा जो मामला है मऊगंज के शाहपुर थाना अंतर्गत का था, जो कि महादेवन मंदिर और वहां पे जो मुस्लिम समाज के कुछ लोग थे उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था उस मंदिर से लगी हुई जमीन पे, जिसको लेके 3 दिन से लगातार यहाँ पे मुहिम चल रही थी। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे तो उनका धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन से मांग कर रहे थे कि इस अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए ताकि मंदिर में आवागमन की सुविधा प्रभावित ना हो। लेकिन यह अतिक्रमण पहले नहीं हट रहा था। लेकिन कल जब विधायक, जो स्थानीय विधायक है मऊगंज प्रदीप पटेल, जब वो घटनास्थल पे पहुंचे तो वहां पे अतिक्रमण खुद ही हटाने का प्रयास करने लगे। इसके बाद जो प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में पहुंची, क्योंकि जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनके द्वारा वहां पे पत्थरबाजी चालू कर दी गई। तो दोनों ही पक्षों से लड़ाई झगड़ा, वहां पे लाठी डंडी और पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद वहां का माहौल अफरा तफरी में इतना ज्यादा बिगड़ गया कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल पड़ा। उसके बाद रीवा से भी अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया गया और उसके बाद वहां की स्थिति सामान्य करने के लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़े। और यहाँ तक कि वहां के जो स्थानीय विधायक है मऊगंज के प्रदीप पटेल, उनको गिरफ्तार करना पड़ा वहां से घटनास्थल से। और वहां पे हालांकि अब स्थिति सामान्य है, वहां पे पुलिस बल काफी ज्यादा तैनात कर दिया गया है और वहां से विधायक जो प्रदीप पटेल है इनको कस्टडी में लेके जो सामुदायिक भवन पुलिस विभाग का होता है वहां पे उनको रखा गया है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा राजीव। इस विषय पर आपसे अपडेट हम लगातार आगे भी लेते रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ और स्पेशली महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।